25 दिसंबर 2025 की सुबह एक शख्स लंदन से फ्लाइट लेकर ढाका के हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। उम्र करीब 60 साल। पूरे 17 साल बाद ये इस व्यक्ति की घर वापसी थी। एयरपोर्ट पर कदम रखते ही वो वीवीआईपी लाउंज से बाहर आया। बाहर आते ही उस व्यक्ति ने देखा कि स्वागत में बहुत सारे लोग खड़े थे, भीड़ थी, मीडिया था, कैमरे थे। सब ने एक एक कर उस शख्स को घेर लिया। विडंबना देखिए, यही वो एयरपोर्ट था जहां से 17 साल पहले ये साहब लंदन गए थे। तब उनकी पहचान आरोपों, भ्रष्टाचार और नफरत तक सिमट कर रह गई। उस वक्त विदाई नहीं थी, सवाल थे, स्वागत नहीं था, तिरस्कार। लेकिन इन 17 सालों में पद्मा नदी में बहुत पानी बह चुका है। इस बार घर लौटने पर उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ी। शख्स ने भीड़ से थोड़ा अलग होकर जूते उतारे और नंगे पांव जमीन को छुआ और कुछ सेकंड्स वहीं चुपचाप खड़े रहे। किसने सोचा था कि 17 साल बाद की वापसी उन्हें बांग्लादेश की सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी तक ले जाएगी, प्रधानमंत्री की कुर्सी। ये शख्स हैं तारिक रहमान, खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री। 12 फरवरी को बांग्लादेश में हुए चुनाव में तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी ने जीत दर्ज कर ली है। बांग्लादेश में 20 साल बाद बीएनपी सत्ता पर काबिज हुई है। बीएनपी का गठबंधन 212 सीटें जीतकर बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को पार कर चुका है। बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी है उनके पास, उनके गठबंधन के पास। तारिक रहमान ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा, ढाका और बोगरा दोनों पर जीत गए। अपनी जीत पर तारिक ने किसी भी तरह की विक्ट्री परेड या जश्न नहीं मनाया। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि जुमे की नमाज के बाद पूरे देश में दुआ की जाए, जो उनके हिसाब से क्रांति में लोग शहीद हुए हैं 2024 में। 4 साल की उम्र में जेल जाने वाले तारिक कैसे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने? तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद बांग्लादेश में क्या क्या बदल जाएगा? क्या उम्मीदें बांग्लादेश की उनसे हैं? और भारत को लेकर तारिक रहमान का क्या रुख है? यही सब जानेंगे राजदूत के आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। तारिक रहमान 13 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा, मैं बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में तारिक रहमान की लीडरशिप में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को मिली शानदार जीत पर उन्हें दिल से बधाई देता हूं। ये जीत साफ दिखाती है कि बांग्लादेश की जनता को उनकी लीडरशिप पर भरोसा है। भारत हमेशा एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा। आने वाले समय में मैं उनके साथ मिलकर भारत बांग्लादेश के रिश्तों को मजबूत करने और विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम करने को उत्सुक हैं। खुले दिल से प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। बीएनपी के चीफ कोऑर्डिनेटर ने प्रधानमंत्री मोदी की इस बधाई पर आभार व्यक्त कर दिया है। प्रधानमंत्री की तरह ही दूसरे वर्ल्ड लीडर्स तारिक को इस जीत पर बधाई दे रहे हैं। लेकिन तारिक की यहाँ तक की कहानी शुरू कैसे हुई थी, ये जानना भी अपने आप में दिलचस्प होगा आपके लिए। एक बड़ा हिस्सा तारिक की कहानी का हम पहले भी आपको राजदूत में बता चुके हैं, लेकिन नए दर्शकों के लिए हम उस कहानी का काफ़ी हिस्सा दोबारा बता रहे हैं। नई जानकारियां भी हैं, धीरज के साथ सुनिएगा। 1967 में पैदा हुए तारिक जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। उस समय उनके पिता ज़ियाउर रहमान पाकिस्तान आर्मी की ईस्ट बंगाल रेजिमेंट में अफसर थे। जब पूर्वी पाकिस्तान में जुल्म बढ़ गया, तब पाकिस्तान आर्मी के कई ऑफिसर बागी हुए और उनमें से कई मुक्ति बाहिनी के साथ लड़े भी। मेजर ज़ियाउर रहमान ऐसे ही एक ऑफिसर थे। उन्होंने ही 27 मार्च 1971 को रेडियो पर बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान किया था। दरअसल शेख मुजीब ने 26 मार्च को मेजर जिया को एक टेलीग्राम भेजा था। ढाका से चटगांव भेजे गए इस टेलीग्राम में बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान था। अगले रोज मेजर जिया ने शेख मुजीब के हवाले से ही बांग्लादेश की आज़ादी का संदेश रेडियो पर पढ़ा और आम लोगों से पाकिस्तानी सेना से लड़ने की अपील की। खुद भी बागी हो गए थे। अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उन्होंने अपने जो सुपीरियर ऑफिसर्स थे उनको शूट कर दिया था। बांग्लादेश की आज़ादी की औपचारिक घोषणा वैसे बाद में हुई 10 अप्रैल 1971 को। यहाँ से ये कन्फ्यूजन पैदा हुआ कि बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान पहले किसने किया, ज़ियाउर रहमान नाम के एक बागी अफसर ने या फिर शेख मुजीब ने। बांग्लादेश में जनता अपनी अपनी सुविधा से जिया या मुजीब में से किसी एक को हीरो मानती है, बिना इस बात का ध्यान दिए कि दोनों एक ही टीम में थे। एक ने टेलीग्राम भेजा और अगले ने मुजीब के नाम पर ही ऐलान किया। खैर, एक बात तय है कि मेजर जिया बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के हीरोज में से ही एक थे। जब लड़ाई चल रही थी तब तारिक जो समय 4 साल के थे,
उनकी मां खालिदा जिया और छोटे भाई अराफात रहमान को पाकिस्तानी सेना ने अरेस्ट किया था। 9 महीने बाद जाकर पाकिस्तान की फौज ने उन्हें छोड़ा और वो दिन था 16 दिसंबर 1971, विजय दिवस। इस दिन पाकिस्तानी फौज ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया। इसी घटना के बाद बांग्लादेश को असल आज़ादी मिली, एक नए देश का जन्म हुआ। बीएनपी आज तक इस घटना को बहुत गर्व के साथ बताती है, साथ ही उन्हें आज़ादी की लड़ाई के सबसे छोटे कैदियों में से एक कहती है। यानी तारिक बचपन से ही राजनीति का किस्सा तो बन ही गए थे। उनके पिता जियाउर रहमान बांग्लादेश की आर्मी के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। बाद में 1975 में शेख मुजीबुर रहमान का जब कत्ल हुआ, तख्ता पलट के बाद जनरल जिया नई व्यवस्था का हिस्सा बने, उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। लेकिन 2.5 महीने बाद 3 नवंबर 1975 को एक और तख्ता पलट हुआ। इस बार जिया की किस्मत अच्छी नहीं थी, उन्हें पद से हटाकर नजरबंद किया गया। लेकिन जिया ने तब तक जड़ पकड़ ली थी बांग्लादेश आर्मी में। उनके कहने पर 4 दिन बाद 7 नवंबर 1975 को एक काउंटर कू हुआ, एक और तख्ता पलट। और इस तख्ता पलट के बाद जो मार्शल लॉ लगा, उसके तहत सारी ताकत जो डी फैक्टो पावर्स थी वो जनरल जिया के पास आ गई। बांग्लादेश 3 महीने के अंदर अपने राष्ट्रपिता का कत्ल और 3 तख्ता पलट देख चुका था। रेवोल्यूशन, काउंटर रेवोल्यूशन, काउंटर काउंटर रेवोल्यूशन, सब कुछ बहुत स्पीड से हो रहा था। ऐसे में जियाउर रहमान अपने साथ एक बहुत जरूरी चीज लेकर आए, ठहराव। 1977 में वो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट भी बने। उन्होंने 1978 में जातीयतावादी गणतांत्रिक दल बनाया, जो फिर आगे चल के बीएनपी हो गया। जिया के रहते दर्जनों बार सेना के अलग अलग धड़ों ने तख्ता पलट की कोशिश की, लेकिन हर बार जिया बगावत को कुचल देते थे। उनका कंट्रोल तगड़ा था। लेकिन जिया का जो एक कंट्रोल था, उसने फौज के अंदर ही कई अफसरों में उनके लिए नफरत भरी। 1981 में उसी चटगांव के सर्किट हाउस में कुछ फौजी अफसरों ने उनका कत्ल कर दिया, जहां से कभी उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान किया था। तब तारिक 15 साल के थे। शेख मुजीबुर रहमान और जियाउर रहमान दोनों का कत्ल हुआ और उनके परिवारों की नज़र में दोनों अपने मुल्क के लिए कुर्बान हुए, शहीद हुए, और दोनों को धोखा ही मिला था। दोनों परिवार एक दूसरे की ओर इशारा भी करते हैं इन घटनाओं के लिए। तो 15 बरस के तारिक थे तो पिता नहीं रहे। एयरफोर्स स्कूल से पढ़ाई हुई बांग्लादेश के, फिर ढाका यूनिवर्सिटी में आईआर में एडमिशन लिया उन्होंने, लेकिन ज़्यादा दिन पढ़े नहीं। आईआर माने इंटरनेशनल रिलेशंस। 23 साल की उम्र में बीएनपी ज्वाइन कर ली। तब हुसैन मोहम्मद इरशाद की तानाशाही थी वहाँ पे। तारिक ने तब अपनी माँ के साथ इरशाद के खिलाफ आंदोलन किया। इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि 1990 में इरशाद की सरकार गिरी और 1991 में उनकी माँ खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। तारिक ने कोई पद नहीं लिया। इस आंदोलन में जब हम खालिदा जिया का नाम ले रहे हैं तो शेख हसीना या अवामी लीग के लोग भी शामिल थे। इसके बाद 1996 से 2001 तक जब शेख हसीना सत्ता में रहीं, तारिक ने हसीना सरकार के खिलाफ कई आंदोलन चलाए और इसकी वजह से 2001 के चुनाव में बीएनपी ने जीत भी हासिल की थी। बीएनपी की सरकार के दौरान 2004 में ढाका में एक बड़ा हमला हुआ। ग्रेनेड अटैक, आवामी लीग की रैली चल रही थी, उसके ऊपर हथगोले फेंके गए। शेख हसीना की स्पीच खत्म होने के बाद 20,000 की भीड़ पर 13 ग्रेनेड दागे गए और इनमें 24 लोगों की जान गई। खुद हसीना बाल बाल बची और इन हमलों के पीछे नाम लिया गया तारिक रहमान का। इन्वेस्टिगेशन में तारिक को इस हमले का मास्टरमाइंड कहा गया। ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन आवामी लीग की सरकार के समय पे हुई। इसके अलावा 2001 से 2006 तक खालिदा जिया की सरकार के समय हवा भवन बहुत बदनाम था। क्या है हवा भवन? हवा भवन खालिदा जिया का पॉलिटिकल ऑफिस था, पीएमओ नहीं, पॉलिटिकल ऑफिस। इसकी ताकत तब प्रधानमंत्री कार्यालय से भी ज्यादा मानी जाती थी। एक तरह से दूसरा पावर सेंटर बना जहां भ्रष्टाचार का जाल बुना जाता था, ऐसे विरोधियों के आरोप थे। ढाका ट्रिब्यून के रिपोर्ट के मुताबिक उसी वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने बांग्लादेश को दुनिया का सबसे करप्ट देश घोषित किया। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने इस दौरान कई प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग रोकी, सिर्फ इसलिए कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा था कि फंड करने का कोई मतलब नहीं था, वो लोगों की जेब में जा रहा था, पद्मा पुल के साथ हो रहा था। बांग्लादेश में तारिक रहमान की छवि तब अच्छी नहीं थी। लोग उन्हें खंबा तारिक कहते थे। ये नाम एक कथित भ्रष्टाचार के मामले से ही जुड़ा हुआ था, जिसमें उन पर इल्जाम लगा कि बिजली के हजारों खंबे एक करीबी व्यक्ति से तारिक ने बहुत ज्यादा दामों पर खरीदवाए, लेकिन उन्हें कभी बिजली ग्रिड से जोड़ा ही नहीं गया। खंबा तारिक। हालांकि तारिक रहमान इन आरोपों को खारिज करते आए हैं। 2007 में सेना की बैकिंग वाली अंतरिम सरकार ने उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार भी किया था। जेल में कथित तौर पर रहमान के साथ टॉर्चर हुआ, इससे उनकी सेहत खराब हुई। जमानत मिलने के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें लंदन भेजा गया। शुरू में मेडिकल ट्रिप थी, लेकिन वापस नहीं आए क्योंकि डर था कि आवामी लीग की सरकार उन्हें छोड़ेगी नहीं, सताएगी।
इस तरह ये एक तरह से सेल्फ एग्जाइल बना। कोर्ट में केस चलते रहे। 2018 में उन्हें ढाका हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी, लेकिन 2024 में जब शेख हसीना की सरकार गिरी तो हाईकोर्ट ने फैसला फिर बदल भी दिया और कहा कि पूरा ट्रायल ही अवैध था, है ना। इसलिए तारेक समेत सभी आरोपी बरी हो गए और उसके बाद दिसंबर 2025 में उनकी घर वापसी हुई। जब तारिक वापस आए तो उनकी माता खालिदा जिया की तबीयत बहुत ख़राब थी और कुछ ही दिनों में वो गुजर भी गईं। उनकी मौत के बाद तारिक रहमान ने पार्टी की कमान संभाली और प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम चलने लगा। उन्होंने सांसदी के लिए भी पर्चा भरा। आज वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने भी जा रहे हैं। बांग्लादेश में तारिक के आने से क्या क्या बदल जाएगा, इस पर आते हैं। अपने घोषणा पत्र में यानी अपने मैनिफेस्टो में बीएनपी ने कहा है कि वो 2034 तक बांग्लादेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना चाहती है। सब जगह यही चल रहा है, एक बहुत लंबी डेट और एक बहुत बड़ा नंबर। तारिक रहमान का कहना है कि इसके लिए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा, बांग्लादेश में आर्थिक सुधार भी किए जाएंगे। इसके अलावा बांग्लादेश के मजदूरों को नई स्किल्स सिखाई जाएंगी, स्किल बांग्लादेश आएगा ताकि रोज़गार के मौके बढ़ें। देश सिर्फ कपड़ों के एक्सपोर्ट पर निर्भर नहीं रहेगा बल्कि दूसरे सामान भी ज़्यादा मात्रा में विदेश में भेजे जाएंगे। किसानों के लिए पार्टी ने फार्मर कार्ड का प्रस्ताव रखा है, जिससे फसलों की सही कीमत सुनिश्चित हो, सब्सिडी मिले, आसान कर्ज, बीमा और मार्केटिंग में मदद मिले। वहीं गरीब परिवारों के लिए फैमिली कार्ड बनाए जाने की योजना है, जिसके तहत रोजमर्रा के खर्चे में मदद के लिए नकद पैसा या जरूरी सामान दिया जाएगा। डीबीटी जैसा साउंड कर रहा है, पता नहीं कैसे पुल ऑफ करेंगे। आइडिया काफ़ी सिमिलर है जो हिंदुस्तान में हो रहा है उससे। फिर और भी वादे हैं, भ्रष्टाचार को मिटाना, अदालतों को मजबूत करना। इसके अलावा तारिक रहमान ने यह भी वादा किया है कि उनकी सरकार में सेना को किसी भी हाल में राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा रेफरेंडम को लेकर बीएनपी क्या स्टैंड रखती है, हमने राजदूत में आपको बीते रोज बताया ही था। एनालिस्ट का ये मानना है कि भले ही बीएनपी ने रेफरेंडम में जुलाई चार्टर को सहमति दी थी, लेकिन वो इन बदलावों में भी बदलाव कर सकते हैं। वो पूरे 84 संशोधनों से सेटिस्फाइड नहीं हैं, खुश नहीं होने वाले हैं। आइडिया यही है कि एक बार सरकार बन जाए तो कुछ बदलाव लागू किए जाएंगे और कुछ बदलावों को धीरे धीरे डेफर किया जाएगा। तारिक की वैसे असली परीक्षा होगी बांग्लादेश की राजनीति में ध्रुवीकरण को एड्रेस करना। आवामी लीग के राज में बीएनपी ने दमन का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ तब दमन के सारे पीड़ित आवामी लीग के कार्यकर्ताओं के ही उत्पीड़न का आनंद लेते दिखे। आवामी लीग के कार्यकर्ताओं का घर से निकलना मुश्किल हुआ। तारिक को ये कड़वाहट भुलानी होगी, लोगों को भी भूलने देनी होगी। जिस तरह मोहम्मद यूनुस की सरकार ने शेख हसीना पर मामला चलवाकर फांसी की सजा का ऐलान करवाया, उसने ये चिंता पैदा कर दी कि बांग्लादेश में अब विक्टर्स जस्टिस चलेगा। तख्त हसीना के पास तो हसीना का कानून, तक किसी और के पास तो उसका कानून। ये दर्शाता है कि बांग्लादेश में संस्थाओं की पकड़ वैसी मजबूत नहीं है कि सरकार बदल जाए तो एजेंसी अपना काम करती रहे। वैसे हम ये बता दें कि बीएनपी ने जीत के बाद शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग दोहरा दी है। हो सकता है कि पब्लिक सेंटिमेंट के चलते ये किया जा रहा हो, लेकिन ये जिद बांग्लादेश को समाधान की ओर तो नहीं ले जाएगी। फिर एक चिंता बांग्लादेश में कट्टरपंथ के उभार को लेकर है। चुनाव हार कर भी जमात का गठबंधन 70 सीटों के साथ जातीय संसद में बैठने वाला है, तो बांग्लादेश की नीतियों पर जमात की आलोचना का बड़ा और कड़ा असर होगा। बांग्लादेश अपने सारे नेबर्स की ही तरह एक धर्मभीरू देश है। ऐसे में जमात जैसे कट्टरपंथी धार्मिक धड़े जब धर्म की लीक पर कोई मांग उठाएंगे तो उसे तर्क से काटना मुश्किल हो जाएगा। जमात खुलकर कहती है कि वो मुसलमानों के लिए है। ऐसे में तारिक पर भी धार्मिक भावनाओं का विशेष ख्याल रखने का दबाव आएगा ही। ऐसे में वो अपने विकास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार के एजेंडे पर कैसे आगे बढ़ेंगे, देखने वाली बात होगी। स्पेशली हम जोर देकर कहना चाहते हैं कि बीएनपी का राज जब जब रहा है, अल्पसंख्यक खास तौर पर जो हिंदू अल्पसंख्यक बांग्लादेश में हैं, उनकी सुरक्षा सवालिया निशान उन पर लग जाता है। क्या तारिक इसे बदल सकते हैं? क्या वहाँ जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं और ख़ुद को बांग्लादेशी कहते हैं, क्या उनके अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं? ये हमें आने वाला वक्त बताएगा। आखिर में जानते हैं कि भारत को लेकर तारिक का क्या रुख है। प्रधानमंत्री बनने से पहले बीबीसी बांग्ला को दिए एक इंटरव्यू में तारिक रहमान ने साफ कहा कि उनके लिए बांग्लादेश और उसके लोगों का हित सबसे ऊपर रहेगा। ऑब्वियस बात है, किसी भी देश के साथ रिश्ते में चाहे वो पड़ोसी ही क्यों ना हो। तारिक रहमान का कहना है कि न दिल्ली न पिंडी, सिर्फ बांग्लादेश। वो बांग्लादेशी लोगों के फायदे को पहले रखेंगे। तारिक ने कहा कि किसी खास देश की बात नहीं है, बात बांग्लादेश की है। मैं अपने लोगों और अपने देश के हितों को आगे रखूंगा। सही कह रहे हैं। भारत से रिश्तों पर सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश के हक की बात वो जरूर करेंगे। बेशक मुझे नदियों के पानी में अपना पूरा हिस्सा चाहिए। मैं नहीं चाहता कि सीमा पर कोई और बेगुनाह मरे।
अगर मेरे लोगों को नुकसान पहुंचेगा तो मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बीएनपी के घोषणा पत्र में भी भारत का नाम सीधे नहीं लिया गया है, लेकिन तारिक रहमान ने साफ किया है कि पद्मा और तीस्ता नदियों के पानी में बांग्लादेश का सही हिस्सा लिया जाएगा। वैसे जहां तक हमारी जानकारी है, बांग्लादेश और भारत के बीच में अब तक के ये सिंधु नदी जल विवाद टाइप की स्थिति रही नहीं है। किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं तारिक, हमको भी देखना पड़ेगा। तारिक ने यह भी वादा किया है कि सीमा पर होने वाली हत्याओं को रोका जाएगा। अब अगर भारत बीएनपी रिश्तों की बात करें तो तारिक रहमान से पहले पार्टी की कमान उनकी माता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के हाथ में थी। लंबी बीमारी के बाद वो चल बसी। भारत आमतौर पर खालिदा जिया की सरकार को कम भरोसेमंद और सुरक्षा के मामलों में कम सहयोगी मानता रहा। इसके उलट भारत शेख हसीना की सरकार को ज्यादा भरोसेमंद समझता रहा है, एक जो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अब बीएनपी और भारत के रिश्तों में तब्दीली आई है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर खुद खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के लिए गए थे बांग्लादेश। डॉक्टर जयशंकर अपने साथ प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी भी लेके गए थे। ये चिट्ठी तारिक रहमान को दी गई थी, इसमें नई शुरुआत की बात कही गई थी। इसके बाद 13 फरवरी को तारिक रहमान की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी उन वर्ल्ड लीडर्स में से एक थे जिन्होंने सबसे पहले तारिक को बधाई दी। तो हम तो हाथ बढ़ा रहे हैं, थोड़ा ध्यान तारिक भी रख रहे हैं। जब से वापस आए उन्होंने बांग्लादेश में चल रही हिंसा या भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों का जिक्र अपने स्पीचेस में नहीं किया, जबकि हिंदुस्तान एक टची टॉपिक था बांग्लादेश में। हिंदुस्तान को बुरा भला बोल के बहुत वोट बटोरे जा सकते थे, लोग कर भी रहे थे, लेकिन तारिक ने परहेज किया। इसके बजाय उन्होंने बात का रुख बदलते हुए सबको साथ लेकर चलने की बात की। उन्होंने कहा कि वो ऐसा सुरक्षित बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जहां हर धर्म के लोग, चाहे मुसलमान, हिंदू, बौद्ध या ईसाई, बिना डर के रह सके। उन्होंने अपने भाषण में न तो भारत का नाम लिया और न ही शेख हसीना का। वैसे भी बांग्लादेश तीन तरफ से उसका जो नेबर है हिंदुस्तान है। दोनों देशों के बीच लगभग 4000 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है। भारत ने बांग्लादेश को सड़क, रेल और पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए 8 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। 1160 मेगावाट बिजली भी सप्लाई करता है। ऐसे में तारिक रहमान के लिए भारत के साथ रिश्ते सुधारना बड़ी प्राथमिकता होगी। टाइम्स मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में रहमान कहते हैं, हमारे लोगों और देश के हित सबसे पहले हैं, लेकिन इसके बाद हम भारत के साथ रिश्तों को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन अल जजीरा को बताते हैं कि आज की बीएनपी वो बीएनपी नहीं है जिससे भारत को दिक्कत थी। पार्टी ने साफ तौर पर यह मैसेज दिया है कि वो भारत के साथ रिश्ते और बेहतर करना चाहती थी। उनका मानना है कि भारत भी अब बांग्लादेश के साथ टूट चुके रिश्तों को फिर से जोड़ने को तैयार दिखता है। इसके अलावा भारत की ओर से भी रिश्तों को अच्छा करने में पहल की गई है। बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा 10 जनवरी 2026 को तारिक रहमान से पहले ही मिल चुके हैं। ये बता रहा था कि भारत ने जुलाई अगस्त 2024 में हुई घटनाओं को अंततः बांग्लादेश की पॉलिटिकल रियलिटी मान लिया है और अब उसके बाद हुए चुनाव के नतीजों को भी स्वीकार किया है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि बांग्लादेश में अब एक अनिर्वाचित सरकार की जगह एक पॉपुलर मैंडेट वाली सरकार है जो एक चुनाव के जरिए अस्तित्व में आई है। और इस सरकार में जमात नहीं, बीएनपी प्रमुख पार्टी है जिसके साथ काम करने का अनुभव भारत के पास खूब है। इनसे डील करना भारत के लिए यूनूस से डील करने से या जमात से डील करने से कहीं आसान रहने वाला है। तो ये था आज का राजदूत, जिसे रिया ने लिखा और आनंद ने रिकॉर्ड किया। चलते चलते आप साजिद और जेरी की रिपोर्ट का एक हिस्सा देखते जाइए। बांग्लादेश चुनाव के नतीजे लगभग तय हो चुके हैं। जो लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त, उसके मुताबिक 289 सीटों पर गिनती कंप्लीट हो गई है, जिसमें से बीएनपी के पास 210 यानी क्लियर बहुमत मिलता नज़र आ रहा है और जमात के पास 72 यानी 72 सीटें अब तक वो जमात जीत चुकी है। बांग्लादेश में उसके अलावा क्या चल रहा है, चुनाव किस तरह बढ़ रहे हैं, बीएनपी कब तक सरकार बना सकती है, जमात का क्या रिएक्शन है, क्या जमात ने किसी तरह के आरोप लगाए हैं, रिग्ड होने के आरोप लगाए हैं, और घोषणा कब तक हो सकती है, बीएनपी अपनी जीत की घोषणा कब तक कर सकती है, सरकार कब तक फॉर्म हो सकती है, इन सब अपडेट्स की आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बांग्लादेश के ढाका के पत्रकार मौजूद हैं, आरिफुल इस्लाम शब्बीर साहब। हेलो भाई, कैसे हैं सर आप? फाइन। क्या सर, क्या अपडेट्स हैं अभी लेटेस्ट? वो तो आप ही बोल रहे थे, 289 की ऑलरेडी रिजल्ट आ गया और उसमें कितना जवान का 72 है। हाँ, तो BNP 210 पाया। तो ये इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं ना? इलेक्शन कमीशन से ऑफिशियल अभी तक नहीं आया। ये एक्चुअली लोकल गवर्नमेंट जो है, इलेक्शन कमीशन के लोकल जो ऑफिसर्स थे उससे पाया गया इंफॉर्मेशन। हाँ, अच्छा, तो ये बताएं कि अभी तक जमात ने ऐसा कोई एलिगेशन लगाया? क्योंकि हम कुछ आज सुबह ही वो एक एलिगेशन किया था कि
ये जो गिनती हो रहा है ये अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो इलेक्शन कमीशन में भी आया था और कुछ कंप्लेंट भी किया था। जमात ने सुबह सुबह ये खबर आई थी कि जमात ने कहा है कि 150 सीटों पर करीब वो फिर से री इलेक्शन करवाना चाहती है। तो क्या इज इट पॉसिबल, ये हो पाएगा कि ये सिर्फ अब एक देखते बयान हैं बसता? ये तो बोला, और ये अब तो जमात यहाँ सेकंड लार्जेस्ट पार्टी अब, तो वो एक बात थी, सो देखते हैं क्या होते हैं। अच्छा शबीर साहब ये बताएं, जब हम यहाँ पर आ रहे थे इलेक्शन कवरेज के लिए तो हमने अलग अलग मीडिया हाउसेस के अलग अलग इंस्टीट्यूशन के सर्वेस पढ़े, तो उसमें जमात और बीएनपी की कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जमात को क्लियरली 72 सीट्स मिली हैं अब तक, और ये तो तय हो गया है कि उनको मेजॉरिटी नहीं मिल रही है और बीएनपी को मेजॉरिटी मिल गई है। तो व्हाट वेंट रॉन्ग विद जमात ने ऐसा क्या किया कि वो काम नहीं कर एक पाई बात है अपना? कि देखो भाई, अब तो आवामी लीग यहाँ पर नहीं है, तो आवामी लीग के जो शून्य स्थान उसमें तो उस टाइम पे ही ये बीएनपी और जमात का बीच जो लड़ाइया हुआ, तो अब देखो तो जो इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ उसके बाद से बहुत डिस्कशन हुआ और कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो एक तरफ से देखो तो जमात के 1971 की एक अकेलेस हील है, इस पर एक कार्टून भी बना है, इस पर भी हम आएंगे। ये ढाका का ये अखबार है 1971 एंड डेली स्टार वुमेन के बारे में जो डिस्कशन है, तो ये सब बात के बाद जमात की ऐसे ही होना था, सो यही तय था।